जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है पर हौसले अलग अलग। कोई संघर्ष करके बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं आपका दोस्त दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं। आपसे यही अनुरोध रहेगा कि आप सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहें। यह सीरीज आपके लिए परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये सीरीज। देखिए पहला प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण दिया गया है हाल ही में पहला बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। यहां देखिए पहला विकल्प दिया गया है 3 नवंबर, दूसरा 2 नवंबर, तीसरा 5 नवंबर, चौथा 1 नवंबर। यहां जो सही विकल्प हमारा होगा, विकल्प नंबर ये सही होगा। 3 नवंबर को पहली बार 2022 में बायोस्फीयर के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया। अब सबसे पहला प्रश्न यहां बन जाता है कि यह किस संस्थान की पहल है। तो दोस्तों यहां जानना है, यह यूनेस्को के द्वारा एक प्रोग्राम है, उसका नाम है MAB, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। यह कब प्रारंभ किया गया था? तो यह 1971 में प्रारंभ किया गया था और इसका कार्य क्या है? तो बायोस्फीयर रिजर्व को संरक्षित रखना। अब सबसे पहली बात आ जाता है कि बायोस्फीयर किसे कहते हैं। तो हम जाने कि प्राकृतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थल जिनको संरक्षित रखने के लिए यूनेस्को ने एक पहल प्रारंभ किया है जिसका नाम है MAB, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि 1971 में प्रारंभ किया गया था। साथ ही साथ अगर हम बात करें बायोस्फीयर शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है, तो स्टालहर नामक वैज्ञानिक, रूसी वैज्ञानिक के द्वारा इसका प्रयोग किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भूमियों को या स्थलों को संरक्षित रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर हम बात करें यूनेस्को के बारे में दोस्तों, तो आपको जरूर याद रखना है, यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1948 को होता है और इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है, जो कि फ्रांस की राजधानी है। आपसे पूछ लिया जाता है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है, तो यह सीन नदी के तट पर स्थित है। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में यूनेस्को के प्रमुख कौन हैं, तो आंद्रे अजोले हैं, आपको याद रखना है। साथ ही साथ अगर हम बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो भारत में बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, तो आपको याद रखना है 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। अब यहां से एक प्रश्न और याद रखें, कई बार पूछा गया है कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। यह भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में चुना गया था। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। और प्रोग्राम का नाम क्या है? मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। आइए कुछ महत्वपूर्ण जो आपके 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, एक मैप के माध्यम से उसको हम देखें और यहां से लगातार प्रश्न बनते हैं। आइए इसी क्रम में देख लें। यहां देखिए हम शुरुआत से, यहां देखिए पहला जो है ये कोल्ड डिजर्ट है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगर बात करें नंदा देवी की, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। अगर बात करें डिब्रू सिखोवा का और दिहांग दबांग का, तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगर बात करें कंचनजंगा का मित्रों, तो यह सिक्किम में है। और अगर बात कर लें मानस बायो रिजर्व की, तो यह असम राज्य में स्थित है। साथ ही साथ आपको मेघालय में नौकरेक स्थित है, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन स्थित है, सिमलीपाल उड़ीसा में स्थित है, अचान कमार अमरकंटक ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगर शेषाचलम की बात करें तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। और अंडमान निकोबार में ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर है। और आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार है। और अगर हम यही बात करें अगस्त मलई, ये केरल राज्य में स्थित है। नीलगिरी केरल राज्य में स्थित है। पंचमनी और पन्ना ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और कच्छ कारण है ये गुजरात राज्य में स्थित है। ये भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। आप इस मैप के माध्यम से इसका अवलोकन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं और यहां से लगातार प्रश्न बनते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां बायोस्फीयर रिजर्व से और भी आपको याद रखना है। जैसे अगर हम बात करें मित्रों कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये कितने भागों में विभाजित किया गया
है? तो मुख्यतः इसके 3 भाग हैं। कितने भाग हैं दोस्तों? तो मुख्यतः इसके 3 भाग हैं। कौन कौन सा भाग है? पहला भाग जो होता है, अंतस्थ भाग जो होता है, इसे कोर भाग कहा जाता है। दूसरा भाग जो होता है, इसे बफर भाग या बफर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और तीसरा जो है, ये संक्रमण क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब सबसे पहला ध्यान देने वाली बात यहां है कि जो कोर क्षेत्र है मित्रों, अंतस्थ भाग है, यहां पर मानव प्रवेश वर्जित है। यहां पर मानव प्रवेश जो है की अनुमति नहीं है। अगर हम बात करें बफर जोन की, तो यहां कुछ लिमिटेड जैसे अनुसंधान से संबंधित क्रियाकलापों का अनुमति प्रदान है। और संक्रमण क्षेत्र की बात करें तो यहां मानव का प्रवेश पूर्ण रूप से खुला हुआ है और यहां मनोरंजन के तमाम सारे ऐसे व्यवस्थाएं हैं जिसके द्वारा मनुष्य उन क्रियाकलापों का हिस्सेदार बन सकता है। उम्मीद है इतनी सारी जानकारियां आपको बायोस्फीयर रिजर्व से समझ में आई होंगी, अच्छा लगा होगा। अगला है आपका, इसी संबंध में आपको ध्यान रखना है क्योंकि यह पर्यावरण की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपको याद रखना है, जैसे आपसे पूछा जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस अत्यंत महत्वपूर्ण यह भी है। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें विश्व वन्य जीव दिवस की दोस्तों, तो यह कब मनाया जाता है? तो यह 3 मार्च को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि अंतरराष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। अगर हम बात करें जल दिवस, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। अगर हम बात करें विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। यहीं से पूछा जाता है विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 मई को मनाया जाता है। और पर्यावरण के क्षेत्र में हमेशा पूछा जाता है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। यह पर्यावरण के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, दिवस से संबंधित हैं, लगातार परीक्षाओं में बने रहते हैं। आइए इसी क्रम में अगला हम देख लें। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा विश्व पहेली चैंपियनशिप। आप ध्यान रखना है, यह विश्व पहेली चैंपियनशिप की बात हो रही है। में 11 साल बाद किसने पहला सिल्वर पदक प्राप्त किया? देखिए पहला विकल्प हमारा है पंकज अडवाणी, दूसरा प्रसन्ना शेषाद्री, तीसरा दिया गया हर्षदा गरुड़, चौथा दिया गया है प्रणव आनंद। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर भी सही होगा। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ऐसे डायरेक्ट प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि विश्व पहेली चैंपियनशिप में 11 साल के बाद या लंबे समय के बाद किसने सिल्वर पदक प्राप्त किया है? तो प्रसन्ना शेषाद्री ने प्राप्त किया है और यह भारत से संबंधित है। यहां देखिए एक पिक्चर के माध्यम से इनका पिक्चर जो है दिखाए जाने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ अब यहां पहला प्रश्न यह भी बन जाता है कि हमने जाना सिल्वर पदक 11 साल बाद प्रसन्ना शेषाद्री ने प्राप्त किया है, तो यहां पर गोल्ड किसने प्राप्त किया? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है। तो गोल्ड जो प्राप्त किया है ये जापान के खिलाड़ी हैं, इन्होंने गोल्ड पदक प्राप्त किया है। अगर हम बात करें इन विकल्पों किससे संबंधित, तो आपको याद रखना है भारत के लिए सर्वाधिक पदक विजेता के रूप में पहले खिलाड़ी भारतीय कौन है? तो वे पंकज अडवाणी हैं और इनका खेल क्या है? बिलियर्ड्स है। इन्होंने भारत के लिए 25 पदक या 25 कप जो है भारत के लिए प्राप्त किया है। अगर हम बात करें हर्षदा गरुड़ की, तो यह भारत तोलन से संबंधित हैं और हाल ही में ये चर्चा में रही हैं। यहां प्रश्न बनने की संभावना प्रबल है। और ये कितने किलोग्राम में खेलती हैं? तो ये 40 किलोग्राम में खेलती हैं। इन्होंने हाल ही में भारत के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। अगले प्रश्न को अगर हम देखें दोस्तों, तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से संबंधित आपसे प्रश्न लगातार बना है। 44वां शतरंज ओलंपियाड, 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहां किया गया था? तो तमिलनाडु की राजधानी दोस्तों चेन्नई। कहां किया गया था? चेन्नई में किया गया था। और आपको याद रखना है इसका शुभंकर क्या था? थुम्बी था। विजेता देश के रूप में कौन था? तो आपको याद रखना है उज्बेकिस्तान विजेता देश के रूप में रहा है। यहीं से आपको याद रखना है भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन?
भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर के रूप में किसे चुना गया है या कौन है? तो प्रणव आनंद है। कौन है? प्रणव आनंद है। अब यही आप ध्यान रखेंगे 75वें कौन थे? तो आप 75वें को ध्यान रखेंगे वी प्रणव। नाम बहुत कंफ्यूजन वाला है, आपको जरूर याद रखना है। वी प्रणव जो हैं ये भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर थे और 76वें कौन है? तो ये प्रणव आनंद है। अब यहां शतरंज से एक महत्वपूर्ण जानकारी आप याद रखेंगे कि हाल ही में शतरंज महासंघ को फीडे के नाम से भी जाना जाता है। फीडे के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो विश्वनाथन आनंद जी को चुना गया है फीडे के उपाध्यक्ष के रूप में। अगर हम बात कर ले यहां कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद जी थे। और अगर हम बात करें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे, तो विश्वनाथन आनंद जी थे। यही से आपको याद रखना है कि भारत का सबसे कम उम्र के खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर कौन है, तो आपको याद रखना है डी गुकेश हैं। और विश्व की बात कर ली जाए तो अभिमन्यु मिश्रा जो हैं ये यूएसए के हैं लेकिन भारतीय मूल के हैं। ये विश्व के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, यकीन मानिए ये आपकी सफलता के लिए मददगार साबित होने वाले हैं। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में भारत का पहला पक्षी गणना प्रारंभ करने वाला राज्य कौन है? तो देखिए विकल्प हमारा जो दिया गया है, पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा मेघालय, तीसरा नागालैंड, चौथा दिया गया है सिक्किम। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर सी सही होगा, नागालैंड। अब यहीं से नागालैंड संबंधित देखें तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। क्या है मित्रों? कोहिमा है। और यहां के मुख्यमंत्री कौन है? तो नेफ्यू रियो जी जो हैं यहां के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल के बारे में बात करें तो जगदीश मुखी जी जो हैं यहां के राज्यपाल के रूप में हैं। अब यहां एक प्रश्न पूछा जाता है कि नागालैंड का गठन कब हुआ था, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। 1963 ईस्वी में नागालैंड का गठन हुआ था। स्टैटिक जीके के रूप में एक प्रश्न पूछा जाता है, त्योहारों की भूमि के नाम से भारत का कौन सा राज्य जाना जाता है? तो नागालैंड जो है मित्रों, नागालैंड ये त्योहारों की भूमि के नाम से जाना जाता है। आइए प्रश्न को देखें। प्रश्न है पक्षी गणना। अब यहां पर पक्षियों से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि नागालैंड में कौन कौन सी पक्षियां पाई जाती हैं। तो हार्नबिल पक्षी पाई जाती है। इसी कारण मित्रों नागालैंड में एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम हार्नबिल महोत्सव है। अगर बात करें दूसरा कौन है, तो आपको याद रखना है आमूर फाल्कन। यह अगर आप आमूर फाल्कन को याद कर पा रहे हो मित्रों, तो यहीं से नुकलू फार्म को याद रखना है। 2021 का व्हीटली अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? तो नुकलू फार्म को यह प्रदान किया गया था और इसे ग्रीन नोबेल के नाम से भी जाना जाता है। आमूर फाल्कन वास्तव में ये चीन से चलकर नागालैंड होते हुए ये दक्षिण अमेरिका तक का सफर करता है। इसी कारण यह चर्चा में भी बना रहता है। और नागालैंड जो है ये पक्षियों की गणना प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य के रूप में है। अगर हम बात करें एक महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में, नागालैंड से ही पूछा जाता है कि नागा पहाड़ी का संबंध किस राज्य से है? तो ये नागालैंड से है। और यहाँ की माउंट जो सर्वोच्च चोटी है उसका क्या नाम है? या माउंट सारामती का संबंध किस राज्य से है? तो ये नागालैंड से है। अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में देखें, हाल ही में चर्चा में रहा है भारत का पहला एक्वा पार्क कहां स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। और डोनी पोली हवाई अड्डा कहां स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो है ये ईटानगर है। क्या है? ईटानगर है। यहां पर स्थापित करने की घोषणा की गई है। डोनी का यहां आशय सूर्य से है और पोली का आशय यहां चंद्रमा, मतलब डोनी पोली जो है यहां
का अर्थ जो है सूर्य और चंद्रमा से संबंधित है और इसका नाम जो है डोनीपोली रखा गया है। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। एक मैप के माध्यम से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि नागालैंड किन किन राज्यों से और कौन से देश से अपनी सीमा साझा करता है। तो आइए देखें, यहां अगर हम बात करें, पहला नागालैंड किससे अपनी सीमा साझा करता है, तो अरुणाचल प्रदेश से राज्य के रूप में, और दूसरा असम से, साथ ही साथ अगर हम बात करें यहां मणिपुर, मतलब 3 राज्यों से सीमा साझा करता है। और एक जो आपका देश है, देश म्यांमार जो है, जिसे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, इसके साथ अपनी सीमा साझा करता है। अगर मैप में अवलोकन करेंगे तो देखिए कोहिमा इसकी राजधानी जो है सबसे नीचे आपको दिखाई दे रही है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। अगला अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में कहां पर इंडिया केम 2022 सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो देखिए विकल्प हमारे जो दिए गए हैं, पहला हैदराबाद, दूसरा अहमदाबाद, तीसरा मुंबई, चौथा नई दिल्ली। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर डी सही होगा। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। अब अगर नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया तो सबसे पहला प्रश्न यह बन जाता है दोस्तों कि यह किस मंत्रालय की पहल है या किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो सबसे पहले हम जाने रसायन मंत्रालय। यहां केम शब्द का जो मतलब है यह केमिकल से है और रसायन मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। और इसके केंद्रीय मंत्री कौन है, तो ये मंत्री जो है केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया जी हैं। आपको याद रखना है, मनसुख मंडाविया जी के पास एक अन्य और मंत्रालय भी है। वह कौन सा मंत्रालय है, तो वह स्वास्थ्य मंत्रालय है। कौन सा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय। स्वास्थ्य मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है, तो मनसुख मंडाविया जी हैं। और यहां अगर हम ध्यान दें तो यह क्रम कौन सा है, तो 2 वर्षों में एक बार आयोजित होने वाला यह सम्मेलन है और यह संस्करण 21वां है। कौन सा संस्करण है, 21वां है। अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि केम इंडिया 2022 सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। किस मंत्रालय की पहल है, यह रसायन मंत्रालय की पहल है। इसके केंद्रीय मंत्री कौन है, मनसुख मंडाविया हैं। इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और 2 वर्षों में एक बार आयोजित होने वाला है और इसका संस्करण कौन सा है, 21वां है। अब सम्मेलन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, तो यहां कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन के बारे में अगर हम देख लें या रिवीजन कर लें तो आने वाली परीक्षाओं में हमारे प्रश्न गलत नहीं होने वाले हैं। अगर हम बात करें मित्रों, G7 देशों की बैठक कहां बुलाई गई थी, तो जर्मनी में बुलाया गया था। कहां बुलाया गया था, जर्मनी में। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या भारत G7 देशों का सदस्य है, तो आपका जवाब होना चाहिए G7 देशों की सदस्यता भारत की नहीं है। अगर हम बात करें G20 देशों की, तो आपको जरूर याद रखना है कि 2021 में इसकी बैठक इटली में बुलाई गई थी, 2022 की इंडोनेशिया में बुलाई गई है और 2023 की इसकी बैठक भारत में किया जाना है। और कहां किया जाएगा, तो जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। साथ ही साथ शेरपा कौन होंगे, तो आपको याद रखना है अमिताभ कांत जी जो हैं, यहां भारत के G20 देशों के शेरपा नियुक्त किए गए हैं। अगले प्रश्न के रूप में अगर हम देखें मित्रों, तो आपको याद रखना है बिम्सटेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था, तो बिम्सटेक शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है ये कोलंबो, कहां किया गया था, कोलंबो में किया गया था, जो कि श्रीलंका से संबंधित है। अगर हम बात करें क्वाड देशों की चौथी बैठक, तो ये जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया था, जबकि 5वीं बैठक का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में 2023 में किया जाना है। ये कुछ महत्वपूर्ण आयोजक स्थल हैं या आयोजन है, यहां से प्रश्न लगातार बनते हैं, आपको जरूर याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा देश का सबसे बड़ा यहां पवन टरबाइन कहां पर स्थापित किया गया है, तो विकल्प हमारे देखिए, पहला है गुजरात है, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा केरल। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा या विकल्प नंबर ये सही होगा, गुजरात राज्य में देश का मतलब भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया गया है। अब यहां सबसे पहले यह जानना होगा कि यह किसकी पहल है, तो आप ध्यान रखें ये अडानी ग्रुप के द्वारा इसकी स्थापना किया जा रहा है। आपको ध्यान रखना है कहां किया जाएगा, तो गुजरात राज्य में किया जाएगा। जैसा कि प्रश्न में हाइब्रिड शब्द है, तो आपको ध्यान रखना है हाइब्रिड टरबाइन की स्थापना कहां की गई है, इसमें पवन और सौर
पवन और सौर दोनों प्रकार की ऊर्जाओं का उपयोग किया जाना है। इसे कहां स्थापित किया गया है? तो आपको याद रखना है जैसलमेर, जैसलमेर, जैसलमेर राजस्थान, जैसलमेर राजस्थान में हाइब्रिड जो टरबाइन संयंत्र है इसकी स्थापना की गई है। एक प्रश्न और चर्चा में रहा है कि भारत का वो कौन सा राज्य है जो 10 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला पहला राज्य है। तो दोस्तों ये पहला राज्य के रूप में राजस्थान का पहला स्थान है 10 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन में। हाल ही में हम लोगों ने करंट अफेयर के माध्यम से देखा था कि भारत का पहला 100% भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित पहला गांव कौन है? तो वो मोटेरा गांव है। कौन है? मोटेरा गांव है। और ये कहां से संबंधित है? गुजरात राज्य से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहां पर स्थापित किया गया है? तो मध्य प्रदेश के खंडवा। कहां? मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थापित किया गया है। आपको याद रखना है। अगर हम बात कर ले कि भारत कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य कब तक का रखा है? तो 2070 तक भारत कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है। जबकि रेल सेवा में 100% इलेक्ट्रिसिटी से संचालित करने का लक्ष्य कब तक का रखा गया है? तो 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार के द्वारा। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आपको जरूर याद रखना है। यकीन मानिए यहां से प्रश्न बनने वाले हैं। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। निरंतर प्रयास करते रहेंगे, यकीन मानिए सफलता आपको प्राप्त होके ही रहेगी। आइए इसी क्रम में आगे बढ़े और महत्वपूर्ण जानकारियों को सीखते चले। देखिए यहां पर एक पिक्चर दिखाया है टरबाइन का, जो कि ये कहां स्थापित किया गया है? तो ये गुजरात राज्य में स्थापित किया गया है। और किसके द्वारा? तो अडानी समूह के द्वारा स्थापित किया गया है। एक प्रश्न यहां याद रखें कि विश्व के सबसे धनी व्यक्ति के रूप में कौन है वर्तमान में? तो गौतम अडानी हैं। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो जेफ बेजोस, जो कि अमेजन के संस्थापक हैं, उनको रिप्लेस करके विश्व के दूसरे अमीर व्यक्ति के रूप में कौन है? तो गौतम अडानी हैं। और पहले स्थान पे कौन है? एलन मस्क। कौन है मित्रों? एलन मस्क हैं, जिनकी कंपनी टेस्ला, साथ ही साथ हाल ही में जिन्होंने ट्विटर को अधिग्रहित किया है $44 बिलियन में। आइए अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में चर्चा में रहा भारत का पहला महिला मोहल्ला क्लिनिक, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, का उद्घाटन कहां से प्रारंभ किया गया? तो देखिए पहला विकल्प दिया गया उत्तराखंड, दूसरा इंदौर, तीसरा वाराणसी, चौथा दिल्ली। यह जो सही विकल्प है दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। आपको ध्यान रखना है, अगर हम बात करें मोहल्ला क्लिनिक की और अगर हम बात करें महिला मोहल्ला क्लिनिक की, तो दोनों की शुरुआत भारत में पहली बार कहां हुआ है? तो यह दिल्ली में हुआ है। यहां से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना जी जो हैं वर्तमान में उपराज्यपाल के रूप में हैं, कहां के? दिल्ली के। अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो अरविंद केजरीवाल जी जो हैं ये मुख्यमंत्री हैं और इनकी पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के नाम से ये हैं। अगर हम बात करें इनकी सरकार भारत के अन्य किस राज्य में है? तो पंजाब में इन्हीं की पार्टी के जो हैं वो भगवंत मान मुख्यमंत्री के रूप में हैं। अगर हम बात करें दिल्ली से, तो एक इतिहास में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? तो याद रखना है 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और इसी में घोषणा किया गया कि कलकत्ता के स्थान पर राजधानी के रूप में किसे रखा जाएगा? दिल्ली को रखा जाएगा। लेकिन यहां प्रश्न पूछ लिया जाता है कि दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया? तो 1911 सही नहीं होगा, तब आपका 1912 सही होगा। दिल्ली को राजधानी के रूप में 1912 में बनाया गया। अगला है आपका विकल्प के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण, वाराणसी से पूछा जाता है कि एससीओ के द्वारा सांस्कृतिक राजधानी के रूप में
में, राजधानी के रूप में किसे चुना गया है? तो एससीओ के द्वारा सांस्कृतिक राजधानी के रूप में वाराणसी को चुना गया है। अगर हम बात करें रुद्राक्ष सेंटर कहां स्थापित है? तो आपको ध्यान रखना है रुद्राक्ष सेंटर वाराणसी में स्थित है। अगर बात करें भारत माता मंदिर कहां पर स्थित है? तो आपको याद रखना है यह भी स्थित है कहां से? यह वाराणसी में। और हाल ही में जीआई महोत्सव का आयोजन कहां किया गया था? तो यह वाराणसी में किया गया था। अगर इंदौर की बात कर लें तो लगातार स्वच्छता सर्वेक्षण में 6ठी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर के रूप में कौन चुना गया है? इंदौर चुना गया है। अगर बात करें वाटर प्लस सिटी के रूप में भारत का पहला शहर कौन है? इंदौर है। अगर बात करें डिजिटल 100% डिजिटल एड्रेस वाला भारत का पहला शहर कौन है? इंदौर है। और बायो सीएनजी कहां पर स्थापित किया गया है संयंत्र? तो इंदौर में स्थापित किया गया है। उत्तराखंड की बात करें तो पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रितु खंडूरी हैं, इनको नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहां देखिए आपको पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है दिल्ली गवर्नमेंट इज लॉन्चिंग महिला मोहल्ला क्लिनिक। और इसका उद्देश्य क्या है? यहां के सारे जो कर्मचारी होंगे वो महिलाएं होंगी, चाहे वो नर्स हो या डॉक्टर हो या जो भी इस क्लिनिक के सदस्य होंगे वो सारे महिलाएं ही होंगी और बेसिकली ये महिलाओं के द्वारा ही संचालित होने वाला है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहे भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी ने कहां से अपना मतदान किया? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है। तो देखिए पहला दिया गया उत्तराखंड, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़ और चौथा दिया गया है झारखंड। यहां देखिए हमारा विकल्प जो सही होगा, विकल्प नंबर बी सही होगा, इनका संबंध हिमाचल प्रदेश से। पहला प्रश्न आपसे ऐसा ही पूछा जा सकता है कि हाल ही में श्याम शरण नेगी जी ने अपने मतदान का प्रयोग किया है, इनका संबंध किस राज्य से है? तो आपको ध्यान रखना है इनका संबंध हिमाचल प्रदेश से है। अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहां प्रश्न में लिखा है भारत के पहले मतदाता। तो आपको ध्यान रखना है इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो इनका जन्म 1917 में हुआ था और अभी तक इन्होंने 34 मतदान में भाग लिया है। अब मतदान के रूप में यहां आपको ध्यान देना है लोकसभा चुनाव, साथ ही साथ विधानसभा चुनाव, इन चुनावों की संख्या जो है ये 34 है, इनमें भाग लिया है या अपने मतदान का प्रयोग किया है और पहले मतदाता हैं। इंपॉर्टेंट इस बात का है कि भारत के पहले मतदाता के रूप में कौन रजिस्टर्ड हुए थे? तो श्याम शरण नेगी हैं, जिनका संबंध हिमाचल प्रदेश से है और वर्तमान में 106 वर्ष, कितने? 106 वर्ष की अवस्था में इन्होंने पुनः एक बार 34वीं बार अपने मत का प्रयोग किया। अब बात हो रही थी यहां पर मतदान की, तो आपको जरूर याद रखना है कि भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? क्योंकि यहां से लगातार प्रश्न बनता है। चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? तो 25 जनवरी 1950। कब? 25 जनवरी 1950 को। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात कर लें कि पहले भारत के मुख्य चुनाव आयोग के प्रमुख कौन थे? तो सुकुमार सेन थे, भूलना नहीं, इनको आप अंडरलाइन करेंगे। सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अगर महिला के रूप में पूछा जाए तो रमा देवी थी। कौन थी? रमा देवी थी। और अगर यही वर्तमान की बात कर ली जाए तो राजीव कुमार जी जो हैं वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में हैं। साथ ही साथ पूछा जाता है कि चुनाव आयोग किस भाग में वर्णित है? तो भाग 15 है। अनुच्छेद की बात कर ली जाए दोस्तों तो 324 है। और मतदान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपको याद रखना है 326 में। साथ ही साथ पूछा जाता है कि मतदान की आयु
21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन जो है यह किसके लिए था? मतदान की आयु जो है वो घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया था। यह महत्वपूर्ण जानकारी है, आप जरूर याद रखेंगे। आइए एक मैप के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को देखें। देखिए यहां हिमाचल प्रदेश के बारे में एक मैप है। अब सबसे पहले हम राजधानी इसकी देख ले, तो राजधानी देखिए शिमला जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। ये किन किन राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है? अगर हम बात करें देशों में तो ये देखिए चाइना देश चीन से अपनी सीमा साझा करता है, उत्तराखंड से सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है, हरियाणा से सीमा साझा करता है, साथ ही साथ पंजाब राज्य से सीमा साझा करता है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख राज्य से भी अपनी सीमा साझा करता है। ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आपको जरूर याद रखना है। इसका गठन कब हुआ था? तो आप याद रखें 1971 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। अब वर्तमान में अगर बात करें यहां के मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको याद रखना है जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर जी जो हैं वर्तमान में यहां के मुख्यमंत्री के रूप में हैं। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। अगला अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में फिक्की ने अपना अगला अध्यक्ष किसे चुना है? नियुक्तियों से लगातार प्रश्न बनता है, तो हम विकल्प देख लें। पहला विकल्प हमारा कल्याण चौबे है, दूसरा दिलीप टर्की है, तीसरा जो हमारा है ये सुब्रकांत पांडा। कौन है? सुब्रकांत पांडा है, और चौथा रोजर विन्नी है। यहां पर हमारा जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी सही होगा। सुब्रकांत पांडा जी को फिक्की ने अपना अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यहां देखिए इनका एक पिक्चर भी दिखाया गया है। अब नियुक्तियों से महत्वपूर्ण जानकारियां, आप हाल फिलहाल में जो नियुक्तियां हुई हैं उसको अगर रिवाइज कर लें तो हमारे प्रश्न गलत होने वाले नहीं है। जैसे अगर हम बात करें कल्याण चौबे की, तो भारतीय फुटबॉल संघ काफी चर्चा में भी रहा है, इसी नाते यहां से प्रश्न बनने की संभावना भी है। भारतीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष किसे चुना गया है? कल्याण चौबे चुना गया है। और भारतीय फुटबॉल संघ के द्वारा फुटबॉलर ऑफ द ईयर और फुटबॉलर ऑफ द ईयर महिला और पुरुष चुने गए हैं। तो अगर पुरुष की बात कर लें तो सुनील छेत्री। कौन है दोस्तों? सुनील छेत्री हैं। और अगर महिला की बात करें तो मनीषा कल्याण होंगी। कौन होंगी? मनीषा कल्याण होंगी। अगर दूसरे की बात करें तो भारतीय हाकी संघ की अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध किसे चुना गया है? तो दिलीप टर्की को चुना गया है। आपको याद रखना है विश्व हाकी कप 2023 का आयोजन कहां किया जाना है? यह भारत में किया जाना है। आइए अगले प्रश्न को देखें। अगर रोजर बिन्नी से देखें तो हाल ही में बीसीसीआई के सौरभ गांगुली जी के स्थान पर अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो रोजर बिन्नी को चुना गया है। 1983 के वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट भारत के लिए किसने लिया था? तो रोजर बिन्नी ने लिया था। यह भी निर्विरोध चुने गए हैं, आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें बीसीसीआई की, इसकी स्थापना 1928 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय कहां है? तो मुंबई के वानखेड़े में है। और अगर बात करें सचिव कौन है यहां के, तो आपको याद रखना है जय शाह जो है यहां के सचिव के रूप में वर्तमान में हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। आइए इसी क्रम में यहां फिक्की का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखें फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है इसका फुल फॉर्म है, और इसकी स्थापना 1927 में किया गया था। अगर हम बात करें किसके द्वारा, तो आपको जरूर कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताएं कि फिक्की की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, जो कि 1927 में। आइए अगले प्रश्न को देख लें। हाल ही में किस देश की पुरुष टीम ने एशियाई स्क्वैश टीम में चैंपियनशिप 2022 में पहली बार पदक जीता? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है खेल परिदृश्य से, क्योंकि यह पहली बार की घटना है, तो यहां से प्रश्न बनने की संभावना प्रबल है। अगर हम बात करें विकल्प की, तो हमारा विकल्प पहला दिया गया इंग्लैंड, दूसरा दिया गया सिंगापुर, तीसरा दिया गया भारत, चौथा दिया गया कुवैत। यहां जो सही विकल्प होगा हमारा विकल्प नंबर सी सही होगा। भारत के स्क्वैश टीम की खिलाड़ी, पुरुष टीम के खिलाड़ी के द्वारा जीता गया है और पहली बार यह पदक जीता गया है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें यहां विजेता के रूप में पुरुष वर्ग में
भारत की टीम रही है, भारत की टीम रही है, तो उप विजेता, विजेता भारत की टीम रही है, तो उप विजेता कौन रहा है? तो कुवैत जो है मित्रों, यहां की टीम जो पुरुष टीम की उप विजेता रही है। कौन रही है? उप विजेता रही है। अगर हम बात कर ले महिलाओं में कि भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है, तो महिला टीम के द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। कौन सा पदक? कांस्य पदक जीता गया है। अब खेल परिदृश्य से अगर आप याद कर पा रहे हो तो हाल ही में कॉमनवेल्थ गेमों का समापन हुआ है। अगर हम यहां से उसको रिवाइज कर ले तो आने वाली परीक्षाओं में हमारे प्रश्न गलत नहीं होंगे। सबसे पहली बात कि कॉमनवेल्थ गेम का संस्करण कौन था? 22वां था। इसका आयोजन कहां किया गया था? तो बर्मिंघम में इसका आयोजन किया गया था, जो कि कहां स्थित है? इंग्लैंड में स्थित है। अगर हम बात करें कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो 1930 में प्रारंभ हुआ था और यह पहला में कहां खेला गया था? तो कनाडा के हैमिल्टन में खेला गया था। अगर हम बात कर लें कि वर्तमान का जो 22वां कॉमनवेल्थ गेम हुआ है, इसका शुभंकर क्या था? तो पेरी द बुल जो है इसका शुभंकर था। और अगर हम ध्येय वाक्य के बारे में बात करें तो गेम फॉर ऑल था। क्या था? गेम फॉर ऑल। और अगर पदक तालिका की बात करें तो भारत का स्थान मित्रों पदक तालिका में चौथा था और पहले स्थान पे कौन देश था? ऑस्ट्रेलिया था। साथ ही साथ कितने पदक भारत ने जीते थे? तो 61 पदक जीते थे, जिसमें से 22 स्वर्ण पदक था, 22 स्वर्ण पदक, और 16 जो है ये सिल्वर पदक था, सिल्वर पदक। और आपको याद रखना है 23 जो है ये कांस्य पदक भारत के खिलाड़ियों के द्वारा जीता गया था। पहला पदक किसने जीता था? तो आपको याद रखना है पहला पदक स्वर्ण पदक मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया था। अगर ध्वजवाहक की बात कर लें, उद्घाटन समारोह में मनप्रीत सिंह और मीराबाई चानू को, पीवी सिंधु को चुना गया था। और समापन समारोह में आपको ध्यान रखना है निकाहत जरीन को, साथ ही साथ शरद कमल को ध्वजवाहक के रूप में चुना गया था। अगर हम अगले प्रश्न के रूप में देखें यहां, तो आपको याद रखना है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा पदक जीता था? तो एकमात्र पदक सिल्वर पदक किसके द्वारा जीता गया था? नीरज चोपड़ा। कौन? नीरज चोपड़ा, जो कि कौन है? भाला फेंक है, आपको याद रखना है। और गोल्ड पदक किसने जीता था? तो ग्रेनाडा के एंडरसन के द्वारा जीता गया था। ये खेल परिदृश्य से महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आपको जरूर याद रखना है। आइए इसी क्रम में यहां पिक्चर के माध्यम से देखिए, ये पुरुष टीम है भारत की स्क्वैश में। साथ ही साथ एक प्रश्न अगर याद कर पा रहे हो तो आपको बताया गया था कि कॉमनवेल्थ गेम में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी के रूप में कौन चुने गए थे? तो अनाहत सिंह थे। और उनका खेल क्या था? तो स्क्वैश खेल से संबंधित थे। यह प्रश्न भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, आप याद रखेंगे। और इस सेशन के लास्ट प्रश्न को देखें, हाल ही में इजराइल के अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे? तो देखिए पहला दिया गया बेंजामिन नेतन्याहू, दूसरा यार लैपिड, तीसरा फूमियो कसीदो, चौथा ऋषि सुनक। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर ए सही होगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में इजराइल में चल रहे चुनावों में 64 सीट जीत ली है। अब यहां सीटों की संख्या अगर बात करें, टोटल कितनी है? 120 सीटें हैं। और 61 सीट प्राप्त करने वाले को जो है वो बहुमत से ज्यादा सीटें हो जाती हैं, और इन्होंने 64 सीटें प्राप्त कर ली हैं। इसी कारण यह तय है कि इजराइल के जो अगले प्रधानमंत्री होंगे वो कौन होंगे? तो आपको याद रखना है इजराइल के अगले प्रधानमंत्री के रूप में बेंजामिन नेतन्याहू होंगे। अगर हम बात करें वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में यार लैपिड है। कौन है? यार लैपिड है, आपको ध्यान रखना है। अब इजराइल की राजधानी क्या है? तो जेरूसलम जो है मित्रों यहां की, या यरूशलम लिखा रहता है, जेरूसलम या यरूशलम यहां की राजधानी है। और यहां के संसद को क्या कहा जाता है? ये कई बार पूछा गया है। तो नीसेट जो है यहां के संसद को कहा जाता है। और सीटें कितनी हैं? 120 हैं। अगर अन्य विकल्पों पर हम ध्यान दें तो देखिए फूमियो कसीदो जो है ये जापान, कहां के मित्रों? जापान के प्रधानमंत्री किसके बाद? शिंजो आबे जी के बाद प्रधानमंत्री जापान के कौन बने हैं? फूमियो कसीदो बने हैं। अगर बात करें ऋषि सुनक की, तो ब्रिटेन के नए या क्रम के आधार पर 97वें प्रधानमंत्री की शपथ किसने ली है? ऋषि सुनक ने लिया है। अगर हम बात करें यही गृह मंत्री के रूप में कौन है, तो गृह मंत्री के रूप में आपको याद रखना है सुएला
सुएला ब्रेबरमैन होंगी। अगर हम बात कर लें एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो सुएला ब्रेबरमैन को सम्मानित किया गया है। और हाल ही में एलिजाबेथ द्वितीय जी का लंबे समय के कार्यकाल के बाद, 7 दशक के कार्यकाल के बाद उनका मृत्यु हुआ है और ब्रिटेन के नए सम्राट घोषित किए गए हैं। कौन है? किंग चार्ल्स तृतीय को ब्रिटेन का नया सम्राट घोषित किया गया है। एक मैप के माध्यम से इजराइल से संबंधित कुछ अन्य चीजें भी देख लें, वो जी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यहां देखिए, आपको मेडिटेरियन सी जो है ये इजराइल का हिस्सा है, इजराइल का ये हिस्सा है। आपको ध्यान देना है मैप में इजराइल की राजधानी के बारे में हम लोगों ने पहले भी देखा है। तो एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि यहां देखिए आपका दिया गया है गाजा, साथ ही साथ आपको यह देखिए वेस्ट बैंक, ये दोनों स्थल जो हैं अन्य कलर से डिफरेंट है। तो आपको ध्यान रखना है गाजा और वेस्ट बैंक पर किसकी कब्जा है या किस देश के अधीन है, तो ये फिलिस्तीन के कब्जे में है। कौन? गाजा और यह आपका वेस्ट बैंक। साथ ही साथ इजराइल से संबंधित यह आपको ध्यान देना है कि भूमध्य सागर से अपनी सीमा साझा करता है। कौन? इजराइल। अब यहां से देखिए, आपको पता होगा कि यह किन किन देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है इजराइल। तो देखिए, जॉर्डन से अपनी सीमा साझा करता है, साथ ही साथ इजिप्ट जिसे मिस्र के नाम से जाना जाता है, इससे अपनी सीमा साझा करता है, सीरिया के साथ अपनी सीमा साझा करता है और लेबनान के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है इजराइल। इन सारे महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ ये 10 प्रश्नों की सीरीज यही समाप्त हो रही है। यकीन है और उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आप अपना विशेष ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।